क्लास 10 साइंस के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स का ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट इथेनॉल और इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इथेनोइक एसिड। बट लेक्चर में आगे कुछ भी डिस्कस करने से पहले आप ये देख लीजिए कि इस टॉपिक पर बेस्ड प्रीवियस ईयर्स के अंदर कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि इथेनोइक एसिड हम किसे कहेंगे। तो इथेनोइक एसिड एक मेंबर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का। इस ग्रुप के मेंबर्स को पहचानने का तरीका है कि इनके लास्ट में लगा होगा COOH यूनिट। इस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कहलाता है मिथेनोइक एसिड, फॉर्मूला आप यहां पर देख सकते हो HCOOH। सेकंड मेंबर कहलाता है इथेनोइक एसिड, फॉर्मूला है CH3COOH। सेकंड मेंबर के अंदर दो कार्बन्स, फर्स्ट मेंबर के अंदर एक कार्बन, थर्ड मेंबर के अंदर तीन कार्बन्स और इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड, फॉर्मूला है C2H5COOH। इस ग्रुप का फोर्थ एंड फिफ्थ मेंबर आप मुझे कमेंट्स में बताइए। तो इन सभी मेंबर्स के अंदर यहां पर हम इस लेक्चर के अंदर इस सेकंड मेंबर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम भी आप याद रखिए, इट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड कहा जाए या इथेनोइक एसिड कहा जाए, दोनों का सेम ही मतलब है, फॉर्मूला सेम ही होगा CH3COOH, दो कार्बन एटम्स वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने से। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है कि इट इज अ कलरलेस लिक्विड। इसका यह मतलब हुआ कि अगर मैं दो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर एक में आपको वाटर दे दूं और एक में इथेनोइक एसिड दे दूं, तो केवल देखकर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि किसमें इथेनोइक एसिड है, बिकॉज इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, ये बिल्कुल वाटर जैसा ही देखने में लगता है। हैविंग अ सावर टेस्ट। अब इतना तो हम जानते ही हैं कि ज्यादातर एसिड, ऑलमोस्ट सभी एसिड्स का टेस्ट जो है वो खट्टा होता है, यानी कि सावर होता है, और इथेनोइक एसिड भी तो एक एसिड ही है, तो इसका टेस्ट भी सावर होगा। नेक्स्ट, इट स्मेल्स लाइक विनेगर। विनेगर किचन के अंदर यूज किया जाने वाला एक प्रोडक्ट है और इसका मेन काम होता है प्रिजर्वेटिव। ये यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव, यानी कि ये फूड आइटम्स को या किसी सब्सटेंस को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है, खास करके पिकल्स को। अचार के अंदर हम विनेगर डालते हैं ताकि उसे लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सके। सो इट इज अ प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन किचन्स। केमिस्ट्री के टर्म्स में आप ये भी याद रखना कि इथेनोइक एसिड के स्मेल को हम कहते हैं पंजेंट स्मेल। पंजेंट ये वर्ड कहीं पर भी आए, पंजेंट स्मेल का ये मतलब होता है कि एक स्ट्रॉन्ग एंड इरिटेटिंग सा स्मेल होता है, बहुत ही बेकार सा स्मेल, बिल्कुल भी अच्छा सा नहीं। पंजेंट स्मेल, इरिटेटिंग स्मेल। साथ ही आप ये याद रखिए विनेगर के लिए कि 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। इसका ये मतलब है कि अगर हमने 5 ml इथेनोइक एसिड ले लिया और उसे मिक्स कर दिया 95 ml वाटर के अंदर, 95 ml पानी के अंदर, तो ये जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें यही कहलाएगा विनेगर। या फिर आप 8 ml ले लो इथेनोइक एसिड और उसे मिक्स कर दो 92 ml वाटर के अंदर, तो ये भी कहलाएगा विनेगर। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना अमाउंट आप लेते हो उसके अकॉर्डिंग इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया इसके कंसंट्रेशन को हम 5% कहेंगे। आप कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हो तो आप 6 ml ले लो, 7 ml ले लो, 8 ml ले लो और उसके हिसाब से फिर उसमें वाटर ऐड कर दो, विनेगर हमें मिल जाएगा। याद रखिएगा 5 to 8% सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का पानी में विनेगर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, यानी कि ये किसी भी अमाउंट में वाटर में मिल सकता है। आप ऊपर भी देख सकते हो कि हम जो भी अमाउंट मिक्स करना चाहें, कम या फिर ज्यादा, वो वाटर के अंदर मिक्स कर सकते हैं। एसिटिक एसिड फुली डिसॉल्वेबल होता है, फुली मिसिबल होता है वाटर के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत ही कम होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा। वाटर का 100 होता है, ये है 118 डिग्री और मेल्टिंग पॉइंट है 17 डिग्री सेल्सियस। साथ ही आप ये भी याद रखना कि मेल्टिंग पॉइंट इक्वल होगा फ्रीजिंग पॉइंट के। मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट। इस एग्जांपल से समझिए, आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट, आइस सॉलिड स्टेट में है, उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर एक ही सब्सटेंस है, उसका सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट के लिए फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट सेम ही होगा, जैसा कि मैंने आइस के केस में आपको बताया।
अगला ये जो प्रॉपर्टी है लिटमस कलर चेंज का, लिटमस पेपर के कलर चेंज का, याद रखिएगा कि ये केमिकल प्रॉपर्टी है। मैंने इसे यहां पर मेंशन कर दिया, बट ये केमिकल प्रॉपर्टी है, इसे आप केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर लिखिएगा, इट इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी। और आप जानते ही हो कि इथेनोइक एसिड एक एसिड ही तो है, तो और एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज करते हैं रेड के अंदर। ब्लू लिटमस पेपर को लेकर अगर आप उसके ऊपर इथेनोइक एसिड डालोगे तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। अगर रेड पे डालोगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा, बिकॉज ये एक एसिड है और एसिड्स ब्लू लिटमस को चेंज करते हैं रेड लिटमस के अंदर। इट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी, नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट है प्योर इथेनोइक एसिड फ्रीजेस अराउंड 17 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि मैंने यहां आपको बताया कि मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट इथेनोइक एसिड का हम जान चुके हैं 17 डिग्री सेल्सियस। ये एक बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर तो है नहीं, इवन हमारे विंटर्स के अंदर इंडिया में भी 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है। इस टेम्परेचर पर आकर इथेनोइक एसिड फ्रीज कर जाएगा, ये बिल्कुल देखने में बर्फ जैसा लगेगा। सो उस केस में इसका नाम पड़ गया ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसलिए कहते हैं बिकॉज 17 डिग्री सेल्सियस के अबाउट टेम्परेचर होने पर ये फ्रीज कर जाता है और फ्रीज करके ग्लेशियर जैसा देखने में लगता है। ग्लेशियर आप समझते होंगे, आइस जैसा क्रिस्टल बन जाता है इसका, सो इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अगला पॉइंट, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यह है तो एक एसिड, और एसिड्स जब वाटर के अंदर मिक्स होंगे तो वो आयंस में ब्रेक कर जाएंगे, इस कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा जब आप इसे वाटर में मिक्स कर दोगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इथेनोइक एसिड के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इनमें से कुछ केमिकल रिएक्शंस आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है इन सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो ये आपके लिए एक रिवीजन जैसा भी हो जाएगा। इतना तो हम जान ही चुके हैं कि इथेनोइक एसिड एक एसिड ही होता है, तो ऑब्वियसली उसका एसिडिक नेचर होगा, कौन सी नई बात है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, यही तो करते हैं सारे एसिड्स, ब्लू लिटमस के कलर को चेंज करके रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारी बातें हम पहले से ही जानते हैं। हाँ, ये आप याद रखिए कि जब इथेनोइक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करवाया जाएगा तो ये आयनाइज हो जाएगा, यानी कि ये अपने आयंस में ब्रेक होगा। इससे रिलीज हो जाएगा H+ कैटायन, जो कि एसिड्स नॉर्मली करते हैं। एसिड्स को आपने यही पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में कि जब आप एसिड्स को वाटर के अंदर डालते हो तो दे रिलीज H+ आयन, ये H+ आयन रिलीज किया। और साथ में यहां पर अलग हुआ एक एनायन, और इस एनायन का नाम भी आप याद कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड एसीटेट एनायन, CH3COO और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इसे हम कहते हैं एसीटेट एनायन। एसीटेट एनायन एंड हाइड्रोजन आयन, इन दोनों में ब्रेक हो गया इथेनोइक एसिड, तो ये इसका आयनाइजेशन हो गया। इस तरीके से हम इससे कैटायन एंड एनायन को अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। अब यहां पर केमिकल रिएक्शंस 1, 2 एंड 3 वही रिएक्शंस हैं जो कि हमने सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़ा है। ये एसिड्स के ही रिएक्शन है, फर्क केवल इतना है कि इस बार हम एसिड को फिक्स कर देंगे, एसिड हमारा इथेनोइक एसिड होगा। बाकी ये रिएक्शंस हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इन सेकेंड चैप्टर। खैर, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप यहां पढ़ लो। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, इतना तो हम जानते होंगे। एसिड और मेटल का रिएक्शन है, रिएक्शन में सॉल्ट प्रोडक्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस बनता ही है हर बार, ठीक है। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ये रहा इथेनोइक एसिड। जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ, तो सोडियम मेटल चूंकि ज्यादा रिएक्टिव होता है तो सोडियम विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, यहां से सोडियम मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा क्योंकि सोडियम एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। यहां पर एक्टिव मेटल्स का ये मतलब है कि वो मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से अबव आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज भी आपने सीखा था थर्ड चैप्टर के अंदर था रिएक्टिविटी सीरीज, इसका कंसेप्ट सेकेंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर में भी यूज हुआ था रिएक्टिविटी सीरीज का कंसेप्ट। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली ये मेटल्स हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे और एसिड के साथ ये मेटल्स जब रिएक्ट करेंगे तो एसिड में से ये मेटल्स हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं। तो चलिए इन्हीं कुछ मेटल्स को हम यहां पर लेते हैं और इस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो सोडियम मेटल, जैसा कि आप देख सकते हो कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है, एक एक्टिव मेटल कहलाएगा। सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और खुद इसकी जगह ले लेगा।
तो यहां हम कंपाउंड बनाएंगे CH3COO, ये तो एज इट इज हम लिखेंगे, और H की जगह हम लिखेंगे Na, सोडियम। ठीक है, तो ये हमने सॉल्ट बना लिया। इस सॉल्ट का नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट नाम इंपॉर्टेंट है, तो नाम आप याद रखना। और साथ में क्या रिलीज होगा, ये जो हाइड्रोजन अलग हो गया, यहां से हाइड्रोजन सेपरेट होगा, ये हाइड्रोजन फॉर्म कर लेगा H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। अपवर्ड एरो का मतलब है कि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है। रिएक्शन की बैलेंसिंग आप खुद से करना। तो हमने सॉल्ट बना लिया, सोडियम एसीटेट, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। आप ये भी ध्यान रखना, इस सॉल्ट का एक और नाम होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट भी इसी सॉल्ट का नाम है। सोडियम एसीटेट कहिए या सोडियम इथेनोएट कहिए, बहुत ही गंदा राइटिंग, चेंज कर देता हूं, सोडियम इथेनोएट। तो दोनों ही नाम आप ध्यान रखोगे, सोडियम एसीटेट कहिए या सोडियम इथेनोएट कहिए, सेम ही बात है। अगला केमिकल रिएक्शन हम देख लेते हैं। इस बार हम एसिटिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल से। मैग्नीशियम मेटल भी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा आसानी से। CH3COO, और हाइड्रोजन की जगह ले लेगा मैग्नीशियम मेटल। लेकिन हाँ, वैलेंसी तो मैग्नीशियम की +2 होती है, और एसीटेट के ऊपर आप देख रहे हो कि केवल -1 का चार्ज है, इसीलिए वैलेंसी को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें एसीटेट को ट्वाइस करना होगा। क्लियर? तो ये बन गया। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम तो आप लिख ही सकते हो खुद से, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम एसीटेट। मैग्नीशियम एसीटेट, एंड साथ में रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, इस तरीके से हम नेमिंग कर लेंगे इन कंपाउंड्स का। एसिड्स जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहां पर फॉर्म होता है एक सॉल्ट आप देख सकते हो, और साथ में रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। ये कंसेप्ट था रिएक्टिविटी सीरीज का, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इथेनोइक एसिड के नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन को। तो इस बार हम इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप बाइकार्बोनेट कहो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो, दोनों का सेम ही मतलब है, दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इन सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अगर आप याद करो तो कोई भी एसिड जब रिएक्ट करता है किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो प्रोडक्ट्स हर बार सेम ही रहेंगे। प्रोडक्ट में हमें मिलेगा एक मेटल का सॉल्ट, साथ में फॉर्म होगा वाटर, एंड रिलीज होगा एक गैस विच इज CO2। तो कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, सोडियम कार्बोनेट, या कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, प्रोडक्ट्स तो सेम ही रहेंगे, एक सॉल्ट, CO2 गैस एंड वाटर। तो यहां पर कौन सा नया चेंज आ गया, इस बार हमें केवल एसिड को फिक्स कर देना है। एसिड हम इस केस में इथेनोइक एसिड का ही बात करेंगे। तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो सॉल्ट सेम ही रहेगा दोनों ही रिएक्शंस के अंदर। और सॉल्ट याद रखना भी बहुत ही आसान है, इस चैप्टर में सॉल्ट भी फिक्स्ड है। यहां पर हमें वही सेम सॉल्ट मिलेगा जो कि हमें पहले रिएक्शन के अंदर मिला, सोडियम एसीटेट, CH3COONA, सोडियम एसीटेट। अगेन सेम सॉल्ट हमें मिला, यही सेम सॉल्ट हमें पिछले रिएक्शन में भी मिला था जब हम लोगों ने रिएक्ट करवाया था इथेनोइक एसिड को सोडियम मेटल के साथ। तो वहां पर भी फॉर्म हुआ था सोडियम एसीटेट, यहां पर भी सोडियम एसीटेट, एंड साथ में आप इन दोनों को चिपका दो, वाटर एंड CO2 गैस। ठीक है, दिस इज अगेन सोडियम एसीटेट। इसका दूसरा नाम जल्दी से बताइए। यस, सोडियम इथेनोएट। तो दोनों इसी के नाम है, सोडियम एसीटेट एंड सोडियम इथेनोएट। दोनों ही नाम आप याद रख लेना, एंड फॉर्मूला भी आप याद रखोगे, CH3COONA। यहां पर रिएक्शंस को याद रखना कितना इजी है। पहले रिएक्शन के अंदर भी सेम प्रोडक्ट, सेकेंड रिएक्शन के अंदर भी वही सेम प्रोडक्ट, और थर्ड रिएक्शन के अंदर भी आप देखोगे कि वही सेम प्रोडक्ट हमें मिलेगा, सोडियम एसीटेट, यही सॉल्ट मिलेगा। तो चलिए हम कंप्लीट करते हैं थर्ड केमिकल रिएक्शन को। ये रिएक्शन भी बहुत ही इजी है, एसिड एंड बेस का रिएक्शन है। आप जानते होंगे कि इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट भी आप जानते होंगे कि इस रिएक्शन में फॉर्म होता है एक सॉल्ट एंड साथ में रिलीज होता है वाटर। एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टुगेदर टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो यही सेम बात तो यहां पर भी होगा। हम लोगों ने ले लिया है एक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसे हम रिएक्ट करवा रहे हैं एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें मिल जाएगा एक सॉल्ट और साथ में रिलीज होगा वाटर। सर सॉल्ट कौन सा बनेगा? वही सेम सॉल्ट, सोडियम एसीटेट। याद रखना काफी आसान है, एक ही सॉल्ट है CH3COONA, ठीक है, और साथ में लिख दो वाटर H2O। तो तीन तीन केमिकल रिएक्शंस, तीनों के अंदर सेम ही सॉल्ट सेम ही प्रोडक्ट मिल रहा है, इसलिए याद कर लो, बहुत ही काम लायक चीज है और इजी भी है। अच्छा, मैं तो तुम्हें यह सजेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद तुम जाकर एक बार केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड वाला लेक्चर देख लेना मेरा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। इससे क्या होगा कि जब तुम रिलेट करके चीजों को पढ़ोगे, ये वाला टॉपिक, ये तीनों केमिकल रिएक्शंस वही रिएक्शन है जो कि हम लोगों ने एसिड वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो जब तुम रिलेट करके चीजों को पढ़ोगे तो ये तुम्हें इजीली समझ में भी आ जाएगा एंड तुम इसे लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। ओके, साथ ही एक काम लाइक इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें ये बता देता हूं, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसे तुम याद रख लेना। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां के लिए, इसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में, एक बार दोबारा से रिवीजन हो जाए। देखो, ये एक टाइप का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। थर्ड वाला रिएक्शन, ये तो न्यूट्रलाइजेशन है, ये तो सभी को पता है, न्यूट्रलाइजेशन बहुत ही इजी रिएक्शन है। पहला जो रिएक्शन था वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, सोडियम मेटल ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है इथेनोइक एसिड से, सो दैट वाज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन दिख रहा है, एसिड एंड बेस का रिएक्शन, और ये वाला जो रिएक्शन है ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये तुम्हें एग्जाम में शायद ना पूछा जाए, लेकिन बस तुम अपने नॉलेज के लिए समझो कि ये किस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम इथेनोइक एसिड को ब्रेक करें तो ये ब्रेक होता है एसीटेट एनायन CH3 के ऊपर माइनस साइन एंड H प्लस कैटायन, एसीटेट एनायन एंड H प्लस कैटायन, ऐसे ये ब्रेक होगा अपने आयंस में। अगर हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ब्रेक करें तो ये ब्रेक होगा Na प्लस कैटायन एंड बाइकार्बोनेट एनायन, हाइड्रोजन कार्बोनेट एनायन HCO3 माइनस के अंदर ये ब्रेक होगा, यहां से ये ब्रेक होगा और यहां से ये ऐसे ब्रेक होगा। तो देखो, ये रहा एक एनायन कैटायन, कैटायन एनायन, और तुम जानते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ये वाला कैटायन अब चला जाएगा इस एनायन के साथ और ये वाला कैटायन आ जाएगा इस वाले एनायन के साथ। तो देखो, जब सोडियम अटैच हुआ एसीटेट के साथ तो उसने फॉर्म कर लिया सोडियम एसीटेट, Na और CH3COO, ये हो गया सोडियम एसीटेट। और ये जो बाइकार्बोनेट है यहां से, ये बाइकार्बोनेट जब अटैच होगा इस हाइड्रोजन के साथ तो ये फॉर्म करेगा, कहां लिखो यार, जगह ही नहीं है, यहां लिख देता हूं। देखो, ये दोनों मिलकर फॉर्म करेंगे HCO3 एंड यहां का हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर बनाएंगे H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड बनेगा और यही कार्बोनिक एसिड फिर ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर देता है H2O एंड साथ में CO2। देखो, यही H2O एंड CO2 बाद में रिलीज करता है कार्बोनिक एसिड ब्रेक होकर। तो अगर तुम देखो तो यहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है और एक्सचेंज ऑफ आयंस को ही हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। बाद में यही प्रोडक्ट टूट जाता है जो कि फॉर्म कर लेता है H2O एंड CO2। खैर, ये चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुमसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पर। इथेनोइक एसिड का नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा किसी अल्कोहल के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, तो ये आपस में रिएक्ट करके फॉर्म करेंगे एक बहुत ही अच्छा सा स्मेल वाला कंपाउंड जिसे कहा जाता है ईस्टर। आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। इथेनोइक एसिड जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये रिएक्ट करेगा अगर इथेनॉल यानी कि एक अल्कोहल के साथ। इस रिएक्शन में हमें जरूरत होता है प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, यानी कि हमें एक कैटलिस्ट का जरूरत होगा। कैटलिस्ट उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देंगे। इनके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन तेजी से होगा, ठीक है, प्रोडक्ट तेजी से फॉर्म होगा।
कैटलिस्ट कौन सा है इस रिएक्शन का? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्क H2SO4 मींस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। बहुत ही अच्छा स्मेल होता है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड ईस्टर। तो बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड, आप सिंपली याद रख लो इथेनोइक एसिड, जब रिएक्ट करेगा इथेनॉल के साथ, रिएक्शन के लिए जरूरी है एक कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का नाम आप याद रखना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस रिएक्शन में एक बहुत ही अच्छा सा स्मेल वाला कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड को हम कहते हैं ईस्टर। यही रिएक्शन कहलाता है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये इस रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया। चलिए रिएक्शन के इक्वेशन को हम देखते हैं। तो ये रहा इथेनोइक एसिड CH3COOH। ये अगर रिएक्ट करे इथेनॉल C2H5OH के साथ, रिएक्शन के लिए जरूरी है एक कैटलिस्ट की। तो ये है इस रिएक्शन का कैटलिस्ट। ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर ये रिएक्ट करे, रिएक्शन के लिए हमें रिएक्शन को हीट करना होगा। हीट करने के बाद हमें एक बहुत ही अच्छा सा स्मेल वाला कंपाउंड मिलेगा। इस कंपाउंड का नाम भी आप याद रखो, दिस इज कॉल्ड इथाइल इथेनोएट। ये एक ईस्टर होता है, लेकिन IUPAC नेम इसका है इथाइल इथेनोएट। ये वाला पार्ट है इथाइल, ये रहा इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट इसे कहते हैं। और साथ में वाटर रिलीज होगा, बिकॉज H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो वाटर को भी रिलीज करेगा। आप इस कंपाउंड का नाम याद रख लेना, यही है ईस्टर। इसे कहते हैं इथाइल इथेनोएट। ईस्टर का यूज भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए ईस्टर, जैसा कि मैंने बताया, एक स्वीट स्मेल कंपाउंड होता है या फिर फ्रूटी स्मेल वाला कंपाउंड होता है। फ्रूटी स्मेल आप समझते होगे, फ्रूट्स का जैसा स्मेल होता है वैसा ही ईस्टर का स्मेल होगा, बहुत ही अच्छा सा स्मेल होगा। इसका हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग परफ्यूम्स, परफ्यूम्स बनाने के लिए, या फिर इसे यूज किया जाता है एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स का काम होता है दे इंप्रूव और चेंज टेस्ट। अब किस चीज का टेस्ट? टेस्ट ऑफ फूड आइटम्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, बिस्किट्स एक्सेट्रा। कोई भी, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम एक ऐसा बिस्किट कंसीडर करें जिसका पाइनएप्पल वाला टेस्ट है, तो क्या बिस्किट में सचमुच पाइनएप्पल मिलाया गया होगा? नहीं, उसके अंदर हम मिलाते हैं एक आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट जो कि पाइनएप्पल फ्लेवर का होता है। या फिर अगर हम मैंगो फ्लेवर्ड कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, तो क्या उसके अंदर आम होता है? नहीं, वो मैंगो फ्लेवर वाला एक फ्लेवरिंग एजेंट मिलाया जाता है जो कि घूम फिर कर एक ईस्टर ही होता है। ठीक है, तो ईस्टर्स की हेल्प से हम फूड आइटम्स, मेडिसिन एंड और भी बहुत सारी चीजों के अंदर ईस्टर्स को मिलाकर उनके टेस्ट को इंप्रूव करते हैं या टेस्ट को चेंज करवाते हैं। और बहुत से लोग उसे आम समझकर पीते हैं। खैर, तो इस रिएक्शन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था इथेनॉल वाले लेक्चर के अंदर। ये रिएक्शन कैसे बनेगा, इसका प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे एंड ऑल दैट, बहुत सारी बातें इथेनॉल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो अब मैं इथेनॉल वाले उस पार्ट को अब यहां पर अटैच कर रहा हूं वीडियो में। आप पहले उसे देख लीजिए, फिर हम इस लेक्चर में आगे प्रोसीड करेंगे। सो अब डिस्कस करते हैं इथेनॉल का लास्ट केमिकल रिएक्शन, विच इज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, इस रिएक्शन का हिंट क्या है सर? हिंट ये है कि अगर क्वेश्चन में कहीं तुम्हें दिखे कि एक स्वीट स्मेलिंग सा कंपाउंड या फिर कोई फ्रूटी स्मेल वाला कंपाउंड कहीं परफॉर्म हो रहा है, तो तुम गेस कर लेना कि वहां पर ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन की बात हो रही है। या फिर अगला हिंट ये है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा कहीं रहे कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर रहा है किसी अल्कोहल के साथ, और कौन सा अल्कोहल? इथेनॉल। कौन सा एसिड? इथेनोइक एसिड। अगर इनके बीच कहीं पर रिएक्शन तुम्हें दिखे तो भी गेस कर लेना कि वो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये दो हिंट्स याद रखो। चलो अब रिएक्शन के प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी इस रिएक्शन को लिखना तो हर बार पहले एसिड को लिखना, बाद में अल्कोहल को लिखना। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे यहां पर समझ ही जाओगे। ठीक है, पहले एसिड लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अल्कोहल लिखना है, कभी उल्टा मत करना। चलो अब देखते हैं प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे हम। प्रोडक्ट को पहले हम यहां समझते हैं, फिर हम डायरेक्टली यहां पर प्रोडक्ट को लिख देंगे। देखो, ये मैंने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला जो ग्रुप तुम देख रहे हो इसे ही कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। यही है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, COOH। इसे ऐसे लिखा जाता है। और ये तो समझ ही रहोगे, दिस इज इथेनॉल, और यहां पर है इथेनोइक एसिड। सेम है भाई, अब किसी को कंफ्यूजन ना लगे, दिस इज ऑल्सो इथेनोइक एसिड, बस मैंने थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख दिया इसे समझने के लिए। ठीक है, अब याद रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कंपाउंड से हमें रिमूव करना होता है OH। यहां से रिमूव होगा OH। ठीक, और अल्कोहल से हम रिमूव करेंगे H, केवल हाइड्रोजन। अल्कोहल से केवल हाइड्रोजन हटाना और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हटाना।
भाई ऐसे भी देखो ना, अल्कोहल के पास केवल एक ही ऑक्सीजन है, वो भी छीन लोगे क्या? अल्कोहल से केवल हाइड्रोजन हटाना, और कार्बोक्सिलिक एसिड के पास 2 ऑक्सीजन है तो यहां से OH हटा देना। ठीक, ये OH और यहां का ये H, ये मिलकर क्या फॉर्म करेंगे? ऑब्वियसली ये बनाएंगे H2O। ठीक है, तो रिएक्शन में पानी निकल गया अक्षय कुमार, सॉरी H2SO4 है तो पानी तो निकलना ही था। ठीक, बिकॉज H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो पहला प्रोडक्ट हमने सेपरेट कर लिया, H2O इस रिएक्शन में बनेगा। लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या है, अब उसे समझो। इस कंपाउंड से, इथेनोइक एसिड से हमने रिमूव किया है OH, तो अब क्या बचा? यहां हमारे सामने बचा CH3 और ये कटा हुआ कार्बन। देखो OH रिमूव करने के बाद यही बचेगा। अच्छा, यहां पर क्या बचा? यहां बचा केवल H अलग हुआ है हाइड्रोजन, तो C2H5O बचा। अच्छा, इस कंपाउंड को हमने कहां से ब्रेक किया है? ऑक्सीजन से ब्रेक किया है, तो जहां से टूटेगा वहीं से जोड़ोगे ना। ऑक्सीजन से ब्रेक हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन को पहले लिख लेते हैं और C2H5 को इसके पीछे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है सर, आपने ऑक्सीजन को क्यों आगे कर दिया? अरे यार वही बात तो बता रहा हूं, ऑक्सीजन से ही तो हाइड्रोजन हटा है ना, जहां से टूटा है वहीं से जोड़ेंगे। ठीक, ये रहा ऑक्सीजन, इधर रहा कार्बन का ये बॉन्ड खाली, दोनों बॉन्ड कटे हुए हैं, दोनों को आपस में जोड़ दो, लाओ ये जोड़ दो, ये बन गया कंपाउंड। बहुत ही सिंपल सा मेथड है इसे याद रखने का। इथेनोइक एसिड में से OH को हटाना, अल्कोहल से H को हटाना, ये दोनों मिलकर फॉर्म कर लेंगे H2O, और जो भी कंपाउंड बचा इसे थोड़ा सा घुमा लेना, अल्कोहल वाले को ऑक्सीजन को आगे कर लेना, क्योंकि यहीं से बॉन्ड बनेगा, और ये बन गया हमारा कंपाउंड। इसी को कहते हैं ईस्टर। ईस्टर क्या होता है? सिंपल शब्दों में, ईस्टर एक स्वीट स्मेलिंग सा कंपाउंड होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इसकी, तो इट इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। इस ईस्टर का नाम क्या है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम ऊपर डिस्कस करते हैं। फिलहाल तुमने ये समझ लिया कि प्रोडक्ट बनाना कैसे है। रिएक्शन के अंदर 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, चलो अब इसे यहां लिख के कंप्लीट करते हैं। अब इसे कंडेंस करके लिखेंगे, ऐसे फैला के भी लिख दो। अगर तुम्हें दिक्कत है, तुम कंडेंस करके नहीं लिखना चाहते हो, ऐसे लिख दो, कोई नंबर नहीं काटेगा, ये फुली करेक्ट है, तुम ऐसे भी लिख के आ सकते हो। हाँ, इतना बड़ा बॉन्ड मत बना देना। ठीक है, बॉन्ड के लेंथ को छोटा रखना। इसे लिखते हैं हम CH3, ये है C, और उसके बाद 2 ऑक्सीजन, और यहां है C2H5। देख लो एज इट इज मैंने कॉपी किया है, केवल उसे कंडेंस करके लिख दिया थोड़ा सा। CH3 के बाद कार्बन, कार्बन के बाद 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, एंड लास्ट में C2H5। इस कंपाउंड का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट, और ये जो लास्ट में OH वर्ड आ रहा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है ईस्टर फंक्शनल ग्रुप को। कहीं पर ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसके लिए OH सफिक्स लगता है, जिस तरह से अल्कोहल के लिए लास्ट में OL लगता है, ईस्टर्स के लिए OH लगता है। अच्छा, एक और प्रोडक्ट था, क्या था? वाटर, H2O, तो उसे भी लिख देना। वाटर क्यों रिलीज हुआ? बिकॉज इस रिएक्शन में H2SO4 है, H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी कि ये वाटर को रिमूव करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एंड साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर H2SO4 एक कैटलिस्ट के तरह भी वर्क करता है। ठीक है, H2SO4 is acting like a catalyst in this reaction। यहां लिख दे रहा हूं। सर कैटलिस्ट का क्या मतलब है? कैटलिस्ट का सिंपल सीधा मतलब ये होता है कि वो ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है कैटलिस्ट, जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट के होने से रिएक्शन ज्यादा तेजी से होता है, प्रोडक्ट्स जल्दी फॉर्म होंगे। तो यहां पर H2SO4 एक कैटलिस्ट का भी रोल निभाता है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो ये है ही। ठीक है, रिएक्शन तुमने समझ लिया। इस कंपाउंड का नाम याद रखना, इथाइल इथेनोएट, और वाटर को मत भूलना, साथ में वाटर भी रिलीज होगा। सो आई होप कि अब आपको ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का, चलिए हम उसे डिस्कस करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हमारे इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, तो इसे हम फिलहाल डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ये एक अलग ही टॉपिक का पार्ट है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, बट इसका एक ब्रीफ आइडिया फिलहाल मैं आपको दे देता हूं। तो हाइड्रोलिसिस, इस वर्ड में हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी कि वाटर के कारण होने वाला ब्रेकडाउन। अगर ईस्टर को वाटर के कारण ब्रेक करवाया जाए तो यही कहलाएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर।
इसे केमिकल इक्वेशन से समझिए। ये है आपके सामने एक ईस्टर, इसे जस्ट आपने देखा ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर इथाइल इथेनोएट या फिर इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा इथाइल एसीटेट। तो ये एक ईस्टर है, ये ईस्टर ब्रेक हो रहा है और ब्रेक होकर हमें दे रहा है एक अल्कोहल जो कि इस केस में है इथेनॉल, और साथ में फॉर्म हो रहा है एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, इस केस में इस सॉल्ट का नाम है सोडियम एसीटेट। तो आपने देखा कि ईस्टर के ब्रेकडाउन से हमें यहां पर मिल रहा है एक अल्कोहल और साथ में मिल रहा है एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर का ब्रेकडाउन। अब आप पूछोगे यहां पर वाटर तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये वाटर के अंदर ही तो डिसॉल्व होगा, तो यहां पर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, और ईस्टर का ब्रेकडाउन हो रहा है, सो इट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि जब ये हाइड्रोलिसिस एल्कलाइन मीडियम में हो, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हो, इन्हें एल्कलीज कहा जाता है, तो इनके प्रेजेंस में अगर हो तो उस केस में हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर को दूसरा नाम दिया जाता है सेपोनिफिकेशन, यानी कि सोप बनाने वाला रिएक्शन, ठीक है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एल्कलाइन मीडियम में हो, उस केस में फिर इसे कह दिया जाएगा सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। अगर आप चाहते हो कि मैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एंड इससे रिलेटेड सारी चीजों को डिटेल में कवर करूं तो आप मुझे कमेंट करके बताना, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम अपने मेन टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं विच इज इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद आइए अब हम डिस्कस करते हैं इथेनोइक एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट्स। लेकिन सर इस कंफर्मेटरी टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाएगा, तो पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, ये इंटेक्स में गिवन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब है डिफरेंस बताना, एक्सपेरिमेंटली हम कैसे डिफरेंस बताएंगे बिटवीन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें एक्सपेरिमेंटली डिफरेंस बताना है, जहां पर भी एक्सपेरिमेंटली डिफरेंस बताने की बात आ जाए, यानी कि तुम समझना कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हम केमिकली कैसे डिफरेंस बताएंगे, हमें केमिकल रिएक्शंस की जरूरत होगी, ठीक है, केमिकली डिफरेंस हमें बताना है। एक्सपेरिमेंटली मींस केमिकली डिफरेंस बताना है। अगर क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटली वर्ड मेंशन्ड नहीं होता या फिर फिजिकली मेंशन्ड होता कि हमें फिजिकल डिफरेंस बताना है, फिर तो काम बहुत ही आसान हो जाता, क्योंकि फिजिकल डिफरेंस बता पाना बहुत ही इजी होता है। कैसे? फिजिकल डिफरेंस बताने के लिए हम यूज कर सकते थे कुछ फिजिकल टेस्ट्स की। फिजिकल टेस्ट में जैसे कि हम बता सकते थे टेस्ट में डिफरेंस या फिर हम बता सकते थे स्मेल में डिफरेंस। तो इनकी हेल्प से हम इजिली डिफरेंस बता लेते बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। टेस्ट का डिफरेंस समझिए, कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड होता है और एसिड्स का टेस्ट हर कोई जानता है कि एसिड का टेस्ट सावर होगा, यानी कि खट्टा होगा। ऑन द अदर हैंड अल्कोहल का टेस्ट खट्टा नहीं होगा, तो लो आइडेंटिफाई हो गया। दोनों कंपाउंड्स को टेस्ट करके देखो, जिसका टेस्ट खट्टा लगे वो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड और जिसका टेस्ट खट्टा नहीं है वो ऑब्वियसली अल्कोहल ही है। या फिर हम स्मेल में डिफरेंस का यूज कर सकते थे। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्मेल हमने सीखा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कि इसके स्मेल को हम बोलते हैं पंजेंट स्मेल या फिर विनेगर लाइक स्मेल, विनेगर लाइक स्मेल। तो जिसमें विनेगर लाइक स्मेल दिखे या पंजेंट स्मेल दिखे, अच्छा सा स्मेल ना दिखे, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अल्कोहल के स्मेल को हमने कहा था स्वीट स्मेल, इसका स्मेल इसके कंपैरिजन में अच्छा माना जाता है, सो इट हैज अ स्वीट स्मेल। लो हो गया डिफरेंस, दोनों को स्मेल करके देख लो, जिसका स्मेल विनेगर जैसा लगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड और जिसका स्मेल अच्छा सा टाइप का लगे, स्वीट स्मेल लगे, वो अल्कोहल। तो फिजिकल टेस्ट को यूज करते हुए हम तो इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच। लेकिन क्वेश्चन में फिजिकल टेस्ट तो पूछा नहीं गया है, हमसे पूछा गया है केमिकल टेस्ट, एक्सपेरिमेंटली पूछा गया है, यानी कि केमिकली पूछा गया है। तो चलिए अब समझते हैं कि केमिकली हम कैसे डिफरेंस बताएंगे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट का। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला आपके सामने है NaHCO3। अभी जस्ट हमने केमिकल रिएक्शंस के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड को यानी कि इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करके देखा था सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। जब ये रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा एक सॉल्ट जिसका नाम है सोडियम एसीटेट, साथ में रिलीज होगा वाटर, और जो सबसे मेन प्रोडक्ट है जो कि अभी हमें काम आएगा वो है CO2। यहां पर हम इस रिएक्शन में जो CO2 प्रोड्यूस होता है उसकी हेल्प लेने वाले हैं। फिर से याद कीजिए रिएक्शन को,
जब सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा इथेनोइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो 3 प्रोडक्ट्स, एक सॉल्ट, एक CO2 गैस और वाटर। बाकी सॉल्ट और H2O को अभी साइड कीजिए, हमें मतलब है फिलहाल CO2 गैस से। हम सोडियम बाइकार्बोनेट लेकर आएंगे छोटे से अमाउंट में, NaHCO3, यहां पर भी NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम 2 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाल देंगे। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा अल्कोहल और दूसरे के अंदर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। फिलहाल हमें नहीं पता कि किसके अंदर अल्कोहल है और किसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी में भी हो सकता है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर मिक्स कर दिया सोडियम बाइकार्बोनेट को, NaHCO3 को। इसके बाद यह होगा कि जिस किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होगा इथेनोइक एसिड, वहां पर CO2 गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसा कि हमने केमिकल रिएक्शन के अंदर देखा कि जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा वहां पर CO2 गैस फॉर्म होगा। और जब भी गैस का फॉर्मेशन होगा तो वहां पर आपको बबल्स या फोमिंग या फ्यूजिंग जैसा एक इफेक्ट दिखेगा। जो CO2 गैस है, मान लेते हैं हम किसी एक टेस्ट ट्यूब में, ए और बी में, किसी एक में सपोज कि बी के अंदर CO2 गैस रिलीज हो रहा है, तो जब भी गैस रिलीज होगा तो वहां पर फोमिंग सा, फिजिंग सा एक इफेक्ट दिखेगा। ये गैस बबल्स बनाते हुए या झाग बनाते हुए निकलेंगे। तो जहां पर कहीं पर भी बबल्स दिखे या झाग जैसा कुछ दिखे, ऑब्वियसली वहां पर प्रेजेंट होगा इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH। इसके अंदर हम मान लेते हैं कि इथेनोइक एसिड प्रेजेंट है। इस तरीके से हमने कंफर्म कर लिया। जहां पर गैस का फॉर्मेशन हुआ, जहां पर बबल्स दिखाई दिए, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है इथेनोइक एसिड। और ऑन दी अदर हैंड अल्कोहल तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, तो जहां पर कुछ नहीं हुआ उसमें अल्कोहल। तो अल्कोहल और इथेनोइक एसिड के बीच हम इस तरीके से डिफरेंस बता सकते हैं यूजिंग सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। When sodium bicarbonate is added to a test tube containing carboxylic acid, CO2 gas will release forming a brisk effervescence. Brisk effervescence यानी कि जो गैस है वो बहुत तेजी से निकल रहा है और गैस या फोम जैसा बनाता हुआ, फिजिंग एंड फोमिंग जैसा इफेक्ट हमें देखने को मिला है, उसी को ब्रिस्क एफरवेसेंस कहते हैं। तो इस तरीके से हमने कंफर्मेटरी टेस्ट का यूज करते हुए अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच डिफरेंस बता दिया। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट ऐसे मार्क कर लीजिएगा। इसका आंसर भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। या फिर यहां पर इस टेस्ट को आपने समझ लिया, हम एक और केमिकल टेस्ट का यूज कर सकते थे, विच इज लिटमस पेपर टेस्ट। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। हम यहां पर लिटमस पेपर टेस्ट को भी यूज कर सकते थे। सिंपली मैं कह देता हूं लिटमस टेस्ट। अब लिटमस पेपर क्या होता है सबको ही जानता है, ठीक है। 2 तरीके के लिटमस पेपर है। अल्कोहल एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है। अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि अल्कोहल एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, यानी कि ये लिटमस पेपर पर कोई भी कलर शो नहीं करेगा। आप रेड लिटमस पेपर पर इसे डालो या ब्लू पर डालो, इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। सो अल्कोहल जब आप लिटमस पेपर पर डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, ठीक है। लेकिन एसिड को अगर हम लिटमस पेपर पर यूज करें तो ये ब्लू लिटमस को चेंज कर देगा इनटू रेड कलर। ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। तो एसिड और अल्कोहल को हम लिटमस टेस्ट की हेल्प से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने दोनों टेस्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस पर एक और टेस्ट भी है, उसे हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तो इथेनोइक एसिड के लिए अगला केमिकल टेस्ट है एस्टरिफिकेशन टेस्ट। ये तो सबसे आसान है। सपोज तुम्हारे सामने एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन तुम श्योर नहीं हो और तुम ये कंफर्म करना चाहते हो कि उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसे कंफर्म करने के लिए तुम इसके अंदर ऐड कर दो सबसे पहले अल्कोहल, जैसे कि इथेनॉल को ऐड कर दो। इथेनॉल एक अल्कोहल है और इसके साथ तुम्हें ऐड करना होगा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद तुम्हें इस टेस्ट ट्यूब को करना होगा हीट। हीट करने के बाद अगर इस टेस्ट ट्यूब से आने लगे एक स्वीट स्मेल, बहुत ही अच्छा सा खुशबू आने लगे इस टेस्ट ट्यूब से, तो तुम समझ जाओगे कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बन चुका है अब एक ईस्टर। और ईस्टर तभी बना होगा जब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से प्रेजेंट रहा होगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर यूं कहूं कि इथेनोइक एसिड CH3COOH। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया या हमने ये कंफर्म कर दिया कि इसके अंदर एक इथेनोइक एसिड है, ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन तुम ऑलरेडी जानते हो। व्हेन अल्कोहल इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब containing ethanoic acid along with few drops of concentrated sulfuric acid and heated
अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड ईस्टर इज फॉर्म्ड। क्लियर? पहले से अगर उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो फिर अल्कोहल और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड करने के बाद ईस्टर फॉर्मेशन होगा, जिससे एक स्वीट स्मेल हमें मिलेगा। स्मेल को सुनकर हम ये बता सकते हैं कि उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ही था। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा तो वहां पर हमें कोई भी स्वीट स्मेल नहीं मिलेगा। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ही था। सो फाइनली हम आ गए हैं इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है सम यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड। अब ये टॉपिक तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं इथेनोइक एसिड के कुछ यूजेस। तो पहला यूज तो हम पहले से ही जानते हैं कि इथेनोइक एसिड की हेल्प से विनेगर को बनाया जाता है, और विनेगर का यूज होता है पिकल्स के अंदर। 5 to 8% इथेनोइक एसिड वाटर में प्रेजेंट हो तो इसे ही विनेगर कहते हैं हम। ये विनेगर का डेफिनेशन काइंड ऑफ हो गया। यूज्ड इन मेकिंग ईस्टर्स, अगला यूज है इथेनोइक एसिड का कि इसकी हेल्प से हम ईस्टर्स बनाते हैं। अब ईस्टर्स का क्या काम है ये तुम अच्छे से जानते हो कि ईस्टर्स की हेल्प से हम बना सकते हैं परफ्यूम्स, इसकी हेल्प से बनाया जाता है आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट, जिसका यूज करते हैं फूड आइटम्स एंड ये सारी बातें। तो ये दो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, इन्हें तुम ध्यान में रखना। नेक्स्ट यूज है इट इज यूज्ड इन रबर इंडस्ट्री। जो रबर ट्रीज होते हैं उसे जो दूध जैसा सब्सटेंस निकलता है, मिल्क लाइक फ्लूइड जो निकलता है, उसे कहा जाता है लेटेक्स। इस लेटेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है रबर के पार्टिकल्स, और इन रबर के पार्टिकल्स को कलेक्ट करने के लिए, जमाने के लिए हम यूज करते हैं इथेनोइक एसिड का। ठीक है, तो इन्हें कोगुलेट करवाने के लिए, यानी कि इन्हें जमाने के लिए रबर के पार्टिकल्स को जो कि लेटेक्स के अंदर प्रेजेंट है, हम इथेनोइक एसिड का यूज करते हैं। तो ये था अगला यूज। लेबोरेटरी के अंदर भी इसको यूज किया जाता है एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इजिली अवेलेबल है, तो बहुत सारी चीजों को इसके अंदर डिसॉल्व करवाकर हम फर्दर केमिकल रिएक्शंस को करवा सकते हैं। तो कई सारे केमिकल रिएक्शंस में भी इथेनोइक एसिड का यूज किया जाता है। तो अब लेक्चर के लास्ट में मैं तुम्हें इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस दे देता हूं। तुम उन क्वेश्चंस का आंसर करना। आंसर तुम मेरे साथ कमेंट में भी डिस्कस कर सकते हो। एंड अगर तुम चाहते हो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं सपोनिफिकेशन रिएक्शंस, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट एंड इससे रिलेटेड सारी चीजों को कवर करूं, तो तुम मुझे कमेंट्स में बता देना। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। महादेव।